कोई होमवर्क दिया था क्या? मॉड्यूल का कर लिया डिस्कशन? ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 2, टॉर्क। आर्टिकल नंबर 2, तो भैया कुल 4 ही आर्टिकल हैं चैप्टर में। पहला आर्टिकल हमने पढ़ लिया अच्छे से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस पर आप धीरे 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 होमवर्क चालू करें, ईएलपी बनाना चालू करें, और जब तक हम टॉर्क को पूरा करेंगे, टॉर्क लगभग 3 से 4 दिन चलेगा। आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल 4 ही आर्टिकल है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कल नहीं आया था? आया था, आया था। दूसरा टॉर्क, तीसरा एंगुलर मोमेंटम, और चौथा रोलिंग। चलो पहले पढ़ते हैं टॉर्क। पहला 1 घंटा ही काम का है। आज का 1 घंटा अगर आपको समझ में आ गया तो अगले 4 दिन बहुत आराम से निकलेंगे। बेसिक क्या होता है? जिस प्रकार ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स की आवश्यकता है, ये कुर्सी है, स्टूल है, फोर्स की आवश्यकता है चलाने के लिए, घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता है? टॉर्क की। ये सबसे एक बेसिक परिभाषा है। टॉर्क होता क्या है वो देखते हैं। एक रॉड है, अब शांत हो जाइए, आराम से बिल्कुल एंजॉय करते हुए धीरे धीरे समझ लीजिए। ये रॉड है, यहां से इसको हिंज कर रखा है। हिंज समझते हैं? कील ठोक रखी है। जैसे दरवाजा कोने में वो हिंज है, देखो 4 कब्जे लगे हुए हैं, वो कहलाता है हिंज। क्या है? हिंज है। मतलब ये यहां से आगे नहीं जा सकता, घूम सकता है, चल नहीं सकता। और इस पे आपने क्या लगा दिया? एक फोर्स। डायग्राम बनाते चलिए। माना ये दूरी है L, तो आप इमेजिन करिए इस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये घूमेगा, चल तो सकता नहीं, चलेगा कैसे? यहां से तो हिंज है, चलेगा थोड़ी ना। ये तो क्या करेगा? घूमेगा। घूमेगा मतलब मुझे टॉर्क चाहिए। टॉर्क निकालने का क्या तरीका होता है वो देखिए। ये जो मैं तरीका बोल रहा हूं, अगले 4 दिन में कम से कम 50 बार बोलूंगा। उन शब्दों को धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाना है। क्या तरीका है? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। साथ साथ लिखते जाइए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। साथ साथ लिखते जाइए, जैसे ही मेरी स्लाइड खत्म हो जाएगी मैं बदल दूंगा, तो साथ साथ लिखना है आपको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को आप आगे पीछे बढ़ाइए, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, शब्द बड़े जरूरी हैं, जिसके अबाउट, मुझे टॉर्क ओ के अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट फाइंड करना है। तो जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए, वहां से उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वहां से उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। किसके अबाउट फाइंड करना है? ओ के अबाउट। इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलता था फाइंड वर्क डन, ये अधूरा सवाल है अगर आपने अच्छी फिजिक्स पढ़ी है तो। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल। उसी तरह फाइंड टॉर्क, ये अधूरा सवाल है। अच्छा सवाल क्या है? फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट पी, फाइंड टॉर्क अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। ये जरूरी है, केवल टॉर्क बोलना सही नहीं है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? इस दूरी को बोलते हैं परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे बोलते हैं फिजिक्स में लीवर आर्म। जो क्लासिकल फिजिक्स है सबसे पुरानी,
उसमें से क्या कहा जाता है, लीवर आर्म। तो टॉर्क का बड़े लोगों ने फॉर्मूला बनाया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीवर आर्म। दिस इज द टॉर्क अबाउट ओ। मेरे 90% सवाल बच्चे इसी से सॉल्व हो जाएंगे, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। अभी लीवर आर्म समझ में नहीं आएगा, 1 घंटा लग जाएगा लीवर आर्म के बारे में बात करते करते। लीवर आर्म का सरल नाम क्या है, परपेंडिकुलर दूरी। स्वाभाविक है, परपेंडिकुलर दूरी, दूरी कहां से नापे, तो धीरे धीरे बोलेंगे, जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए वहां से नापे, और अगले 10 सवाल धीरे धीरे इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब। अगर वेक्टर फॉर्म बोला जाए तो इसी का वेक्टर फॉर्म होता है बच्चे, आर क्रॉस एफ, टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और दूरी की होती है मीटर, तो टॉर्क की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर हमेशा वेक्टर मिलता है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर टॉर्क है क्या, क्या है टॉर्क? बहुत सरल भाषा में, फीलिंग की परिभाषा, ट्रांसलेटरी मोशन को शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता है, फोर्स। हम बचपन में पढ़ाते थे लोअर स्टैंडर्ड में, इट इज अ पुश और पुल, याद करिए, छठी साइंस की डेफिनेशन। फोर्स क्या है, बॉडी को चलाने के लिए जो पुश या पुल चाहिए वो क्या है, फोर्स। इन द सेम मैनर, बॉडी को घुमाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। उसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो सर टॉर्क क्या फोर्स ही है? फोर्स ही नहीं है, उसके अंदर फोर्स है। ऐसा नहीं है केवल फोर्स, फोर्स के साथ और क्या है, लीवर आर्म, बहुत जरूरी है। केवल फोर्स होता तो हर समय बॉडी घूमती। ये दरवाजा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, आप ये देखिए कहां घूम रहा है दरवाजा। केवल फोर्स जरूरी नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे इस फोर्स का टॉर्क कितना आ रहा है, 0। तभी तो दरवाजा नहीं घूम रहा, नहीं तो ये दरवाजा घूम जाता। आप ये देखिए, ये मैं दरवाजे पे फोर्स लगा रहा हूं, इतना बल लगाने के बाद भी ये नहीं घूम रहा। इसका मतलब है फोर्स के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लीवर आर्म। आधे घंटे बाद आपको समझ में आ जाएगा इतना बल लगाने के बाद भी ये क्यों नहीं घूम रहा था, क्योंकि इसका जो लीवर आर्म था वो क्या था, 0। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड से मुझे क्या समझ में आया, थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। पहले तो कोशिश करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क। पहले ये मुंह से बोलो ताकि समझ में तो आना शुरू हो, बोलो, कोशिश करो। बहुत बढ़िया, टॉर्क पढ़ रहे हैं। तो मन में तुरंत सवाल आता है टॉर्क होता क्या है, तो मेरे पास एक सरल शब्द आना चाहिए अभी। जिस प्रकार वस्तु को चलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वस्तु को घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्क। ये एक बेसिक परिभाषा जो मैं जीवन भर भी याद कर सकता हूँ, डॉक्टर बन जाऊं, सर्जन बन जाऊं, किसी ने कंपाउंडर ने पूछ लिया कि भैया सर जी टॉर्क क्या होता है, तो अपन को एक बेसिक आना चाहिए। अब आप फोर्स कहाँ भूलते हो, फोर्स कितनी बढ़िया है कि हाँ यार चलाने के लिए फोर्स चाहिए। इन द सेम फैशन बॉडी को घुमाने के लिए बच्चे क्या चाहिए, टॉर्क। क्या ये बात क्लियर है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बेसिक फॉर्मूला, देसी फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू लीवर आर्म, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। क्या ये स्लाइड क्लियर है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल आप मुझे दीजिए, 11वें सवाल से मैं आपसे पूछूंगा कितना समझ में आया। चलिए अलग अलग सिचुएशन में आपको समझाता हूं। नेक्स्ट कर दूं क्या? लिखते चलिए, साथ साथ लिखिए, मेरी स्लाइड खत्म होते ही मैं स्लाइड बदल दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आप बोलते रहेंगे सर मैं नहीं लिखा नहीं लिखा, पर मैं निर्दयी बना रहूंगा और मैं नहीं मिटाऊंगा, मतलब मैं रुकूंगा नहीं।
अभी आपको नहीं करना है, अभी तो केवल आराम से खुश मन से देखना है। एक रॉड है, कोने से हिंज है, बोलने की कोशिश करें। रॉड की लंबाई r है, एक बल लग रहा है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, एंड वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तरीका आराम से देखिए, बोर्ड पे समझिए। स्टेप नंबर 1, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सब बच्चे कर लेंगे, 300 बच्चे आप बैठे हो, सब सवाल कर लेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा, बस तरीके से स्टेप पकड़ लेना। फोर्स को क्या आगे पीछे बढ़ाया, बच्चे इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट, जिस बिंदु के अबाउट टॉर्क चाहिए, ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, वहां से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर। लो सर, कहाँ डाल रहा है बच्चे, कहाँ राजा क्या कर रहा है, कहाँ लाइन खींच दी, तो कहाँ डालना है सर आप बताओ ना, उस लाइन ऑफ एक्शन पे डालना है, उस लाइन ऑफ एक्शन पर, ये लाइन ऑफ एक्शन पर क्या डालना है, परपेंडिकुलर। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म, दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म। कैसे निकालेंगे, ये थीटा है तो ये थीटा, आर का थीटा से चिपका हुआ, ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए, सोच के बताइए, बहुत आसान है। कैसे निकालें, ये आर है, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, समझ में आ रहा है, ये आर है, आर का थीटा से चिपका हुआ, आर कॉस या आर साइन, आर कॉस या आर साइन, और ये वाला आर साइन। तो बताओ लीवर आर्म कौन सा है, आर साइन, ये नहीं है ये। तो टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स एफ, लीवर आर्म आर साइन थीटा। धीरे धीरे आ जाएगा, अभी आप सिर्फ लिखते चलो, टॉ बराबर फोर्स इनटू लीवर आर्म एफ इनटू आर साइन थीटा। तो ये तो साहब तरीका था, लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा यार ये जो फोर्स टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, क्यों ना इसी के कंपोनेंट कर लिए जाए, देखना आप मजा आएगा। एफ का थीटा से चिपका हुआ एफ कॉस थीटा, एफ का थीटा से चिपका हुआ एफ कॉस थीटा, इधर वाला एफ साइन थीटा। बोर्ड पे देखना, एफ तो कट गया, पूछो क्यों, कंपोनेंट हो गए। अब आपने उस एफ के क्या कर दिए, दो कंपोनेंट। अब मजे आने वाले हैं, एफ कॉस को आगे पीछे बढ़ाओ, भाई साहब एफ कॉस को जब आगे पीछे बढ़ाया वो कहां से पास हो गया, तो बताओ ओ से उसकी दूरी 0, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन पास ही कहां से हो गई, इसका मतलब एफ कॉस थीटा का कोई टॉर्क नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी लीवर आर्म 0 है। अब एफ साइन में मजा आएगा, ये आगे पीछे बढ़ाया, फिर परपेंडिकुलर डाला, क्या ये परपेंडिकुलर है, बताइए कितना है ये, आर ही है। तो एफ साइन थीटा का टॉर्क बताइए, वही तरीका, फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स बताइए कौन सा लेंगे, एफ साइन थीटा, लीवर आर्म आर। हैरानी की बात देखिए, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम है। तो कहना क्या चाहते हो आशीष सर, मैं ये कहना चाहता हूं, या तो आप परपेंडिकुलर दूरी निकाल लो, या फोर्स टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो फोर्स के क्या कर दो, कंपोनेंट, कोई टेंशन नहीं है, दोनों से ही उत्तर सही आएगा। मुद्दे की बात क्या है, फोर्स और दूरी दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। लिखते चलो, अभी आपके डाउट लूंगा, मुझे आप 4-5 सवाल कराने दो, फिर आप अपने डाउट पूछना कि ये दूरी कैसे हो गई, ये दूरी कैसे हो गई। मैं तो अपने स्टेप पे अड़ा हुआ हूं। स्टेप नंबर 1, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उस पॉइंट से उस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। फिर एक नई बात क्या आ गई, अगर फोर्स टेढ़ा मेढ़ा है
तो दिमाग में हमने कीड़ा और बैठा दिया आपके। क्या कीड़ा है? फोर्स के क्या कर दो? कंपोनेंट। एक कीड़ा और बैठा दिया कि जब फोर्स टेढ़ा मेढ़ा हो तो उस कीड़े को जागृत कर लें और वो फोर्स के क्या करवा देगा आपसे? कंपोनेंट। अगली लिखिए सिचुएशन नंबर 2। क्वेश्चन नहीं है ये, अभी हम टॉर्क की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि टॉर्क होता क्या है। तो एक सरल परिभाषा छोटे भाई बहन के लिए, जिस प्रकार चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, इन द सेम वे घुमाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। ये एक बेसिक डेफिनेशन फीलिंग वाली। फिर बाकी तो मैथ्स है, फिजिक्स है। इस परपेंडिकुलर दूरी को क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कहा जाता है? लीवर आर्म। इसका नाम है, टर्मिनोलॉजी है लीवर आर्म। जो परपेंडिकुलर दूरी है उसे क्या कहते हैं? लीवर आर्म। ठीक है, चलें बढ़ें क्या आगे। ये सही है या ये सही है? दोनों सही है। मुद्दे की बात है, फोर्स टेढ़ा मेढ़ा है तो फोर्स के कंपोनेंट कर लीजिए तो अभी आंसर आ जाएगा। अगला, कहीं परेशान मत होइए, केवल देखते जाइए खुश मन से, सब आएगा। ये कोने से हिंज है, डिजाइन को कहते हैं हिंज। अब देखें, अब आप खुद फील करें, फिजिक्स की फॉर्मूले की ऐसी तैसी कराई, आप तो जनरल जिसे बोलते हैं बेसिक आइडिया साइंस का। ये रॉड कोने से हिंज है, हिंज कर दो जमीन पे, कहीं दीवार पे कील लगा के, और इसको बिल्कुल सीधा खींचो, क्या घूमेगी? क्या चल भी नहीं सकती। चल क्यों नहीं सकती? क्योंकि हिंज है। घूम क्यों नहीं सकती? वो भी देख लेंगे, टॉर्क कितना आएगा? 0। फील करके देखिए, अगर आप उस रॉड को बिल्कुल सीधा खींचेंगे, अच्छा अच्छा वो दरवाजे वाला केस वही तो था, कोने से दरवाजा हिंज था, अब बिल्कुल सीधा बाहर खींच रहे थे, दरवाजा ना तो चल रहा था ना, वो देखो यही है। अब आप देखना टॉर्क अचानक से 0 आ जाएगा, देखना कैसे। नियम वही, फिजिक्स में ये तो मजा है, कोई एक्सेप्शन नहीं, मस्ती ब्यूटी। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, बोलो, बच्चे से बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। राजा नींद खोलो, इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मुझे किसके अबाउट टॉक चाहिए? ओ के अबाउट। ओ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो। कहां से डालें? ये तो लाइन ही कहां से पास हो रही है? ओ से पास हो रही है, तो ओ से तो इसकी दूरी 0 है, तो बच्चे लीवर आर्म, बच्चे लीवर आर्म 0। नहीं आई बात समझ? फोर्स को आगे पीछे बढ़ा करो, कहां से पास हो रहा है? ओ से। लीवर आर्म 0। नाउ द टॉर्क इज फोर्स इनटू लीवर आर्म, साथ साथ लिखते जाइए। फोर्स एफ, लीवर आर्म 0, तो टॉर्क 0। जरूर कोने में लिखिए किसके अबाउट? अबाउट ओ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस फिजिक्स में थोड़ा कॉमन सेंस डालिए। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आजा 100 मीटर की दूरी पर हूँ, फटाफटा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ, मैं 100 मीटर पे खड़ा हूँ। 100 मीटर कहाँ से? आप तुरंत आपने बोला, तो कॉमन सेंस लगाओ ना। टॉर्क के फॉर्मूले में आ रहा है परपेंडिकुलर दूरी, तो दूरी कहां से? तो जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे, वी हैव टू फाइंड द टॉर्क अबाउट पी, अबाउट ए, अबाउट ए, जब तक वो आपको दूरी लाओगे कहां से? तो थोड़ा सा विज्ञान पढ़ने की एक योग्यता डेवलप करो कि टॉर्क के फॉर्मूले में दूरी आ रही है, तो दूरी तो किसी पॉइंट से नापी जाती है ना, इसलिए टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखना चाहिए। टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट पी, टॉर्क अबाउट सी। जब तक वो बिंदु स्पेसिफाई नहीं होगा, तब तक आप दूरी नापोगे कहां से? यस और नो? चलिए अगला लिखिए सिचुएशन नंबर 3। अब थोड़ी सी कठिन करता हूं, अब रियल केसेस की तरफ बढ़ता हूं, जैसे मुझे 5 मई को दिखेंगे।
चलो अब सीखना भाइयों, अब सवाल अपने आ गए जो अपन को रियल परीक्षा में दिखने वाले हैं। आराम से खुश मन से करना है, करूंगा मैं ही, आप तो सिर्फ नोट करिए, सारी मेहनत मुझे करने दीजिए, मत रोकिए मुझे, खूब सवाल करने दीजिए कि हाँ सर आप करते जाओ सर, बिल्कुल नहीं रोके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रॉड आपको दिख रही है, ये धागे की सहायता से टंगी हुई है, गिर नहीं सकती, देखो वहां से धागे से टंगी हुई है और यहाँ से कोने से क्या है, हिंज। मैंने बल लगा दिया है mg, कहाँ लगा दिया, mg, टोटल दूरी l है, कहाँ लगेगा, l/2 पर, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अलग बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम जगह है, दो अलग अलग बातें होती हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा। कहाँ लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में, ये देखिए बिल्कुल बीच में। सेंटर ऑफ मास भी आप बोल सकते हैं, कौन साइड कर रहा है, mg, क्योंकि वैसे तो क्या होगा, हर पार्टिकल पर mg 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 लगेगा भाइयों, पर सभी पे ना लगा के हम कहाँ लगा देते हैं, पूरा पूरा सेंटर ऑफ मास पर, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। कुछ केसेस में ये कोइंसाइड करता है 99%, कुछ जगह कोइंसाइड नहीं करता, जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे जो जी होता है वो बदल जाता है, पढ़ा हो आपने, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। बाकी नॉर्मल अर्थ में हम कहीं भी हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड। आगे जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताऊंगा। सर सेंटर ऑफ मास कब बताओगे, वो तो चैप्टर पूरा हो चुका है, पूछ लिया सर आपने, तुरंत मन में आ गया, आप कह रहे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे जाके बताओगे, तो मन ने पूछ लिया सेंटर ऑफ मास कब बताओगे, सेंटर ऑफ मास तो पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया साहब, mg लग गया। अब देखिए सारे फोर्सेस के मुझे टॉर्क चाहिए ओ के अबाउट, एक तो तनाव दिख रहा है, एक mg दिख रहा है, एक और है जो आपको नहीं दिख रहा, वो है हिंज फोर्स। हिंज फोर्स, सर ये अब हिंज फोर्स क्या होता है, उस पर 10 मिनट की कहानी सुनते हैं। जैसे ये जो डिजिटल बोर्ड है टंगा हुआ है, आपको यहाँ सर पीछे 4 स्क्रू हैं, देख लो आप, उस स्क्रू पे टंगा हुआ है, ये सर मेरी माता जी बता देंगी जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, पर इसके पीछे फिजिक्स है। इस बोर्ड का mg कहाँ लग रहा है, नीचे, पर mg के कारण ये गिर तो नहीं रहा, आप अपने पेन को छोड़ दे तो पेन तो गिर जाता है। अब थोड़ी अच्छी फिजिक्स बोलिए, वो जो स्क्रू है ना 4, वो हिंज फोर्स लगा रहे हैं, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, हिंज फोर्स। और बताओ कहां लगा रहे होंगे, ऊपर। और मजे की बात, बगैर देखे मैं ये बता सकता हूं, वो mg ही लगा रहे होंगे, अगर mg से कम लगाते तो ये नीचे गिर जाता, mg से ज्यादा लगाते तो बोर्ड ऊपर भाग जाता, बोर्ड कहीं नहीं जा रहा। कितनी सुंदर बात है, वो कितना लगा रहे हैं, mg ही लगा रहे हैं। और मजे की बात देखना, भी तो मजा आएगा, अब मैंने अपने हाथ से इस बोर्ड पे 10 न्यूटन और लगा दिया, कोई कोई बात, मैं संभाल लूंगा, मैं कर दूंगा, इस मैं दे दूंगा, इस पर 10 न्यूटन और लगा दिया, ये देखिए आप। अब आप कहोगे यार आप 10 न्यूटन लगा रहे हो तो भी ये नहीं चल रहा, जबकि यही 10 न्यूटन मैं इस कुर्सी पे लगाता हूं तो एक कुर्सी तो चल जाती है। ये क्या मतलब है, ये 10 यहां लगा रहे हो और वही 10 यहां लगा रहे हो, तो अब आप देखना हिंज क्या जबरदस्त रोल प्ले कर रही है भाई साहब, ये हिंज मेरे इस 10 को भी बैलेंस कर रही है, कहां लगा रही होगी, 10 पीछे। हिंज क्या गजब है भाई, इस mg को भी बैलेंस कर रही है, एट द सेम टाइम मेरे इस 10 को भी बैलेंस कर रही है। अगर मैं ऊपर से 5 न्यूटन भी लगा देता ऐसे, तो आप सोचो मेरे इस 5 को भी क्या कर रही है, बैलेंस। इस बात की गंभीरता को समझो, अपन को लगता है अपन ही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, दिन भर परेशान है, हिंज देखो क्या गजब कमाल कर रही है यार, ऑटो एडजस्ट। आप देखो तो सही, झूठ है तो मुझे बताओ, अभी किसको बैलेंस कर रही है, mg को, ये मैंने लगाया 2, तो 2 को बैलेंस कर रही है, इससे मैं अंदर लगा रहा हूं 15, ये अंदर लगाया, आपको इस 15 को बैलेंस कर रही है, इसका मतलब हिंज हिंज ऑटो एडजस्ट कर रही है जब तक वो अपने सिस्टम को संभाल सकती है। तो हिंज फोर्स की दिशा आज तक कोई नहीं बता पाया कि नीचे लगेगी, ऊपर लगेगी, टेढ़ा लगेगा, आगे लगेगा, इसलिए कहा जाता है हिंज के फोर्स के
कितने कंपोनेंट कर लो? 2, Fx और Fy। कहीं भी लग सकता है। अगर सिर्फ जैसे इस केस में बताओ Fx कितना होगा? 0। क्यों? पूरा का पूरा वो क्या कर रहा है? बोर्ड को बैलेंस कर रहा है। यस और नो? तो हिंज फोर्स कभी भी आ जाए उसके कितने कंपोनेंट कर दो? एक अलोंग एक्स और एक अलोंग। अब बताओ क्या पूरी पिक्चर क्लियर? रस्सी में तनाव, रॉड का एनजी, और आज एक नई बात सीखी, शुक्रवार का दिन है, 7:15 हुई है, हिंज फोर्स। हिंज फोर्स साथ दीजिएगा, हिंज फोर्स। कोशिश करिए, मुंह से बोलिए। देखिए कहां कठिन है, जब आप बोल पा रहे हैं तो आप सीख भी जाएंगे। हिंज फोर्स कितने कंपोनेंट कर लिए? 2, अलोंग एक्स और अलोंग वाई। अब मुझे इन सबके क्या निकालने हैं? टॉर्क निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चे? टॉर्क। अब आप देखते जाना, मैं एक एक का लिखूंगा और आप कोशिश करना। देखना, सबसे पहले mg का टॉर्क, सबसे पहले mg का टॉर्क फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। ध्यान से देखते जाओ बोर्ड पर। फोर्स, mg को आगे पीछे बढ़ाया, ये mg को आगे पीछे बढ़ाया। कहां से दूरी चाहिए? O से, परपेंडिकुलर दूरी तक। ये देखिए, बताइए दूरी L/2, तो mg इंटू L/2, ये mg का टॉर्क आ गया। इतना ही सरल है। वापस देखते हैं, सर और सिखाओ। और नहीं, बहुत सारे और। टेंशन का टॉर्क चाहिए, T को आगे पीछे बढ़ाया, T को आगे पीछे बढ़ाया, बढ़ा दिया। कहां से दूरी चाहिए? O से, O से परपेंडिकुलर दूरी, बता कितनी? L। तो टेंशन का टॉर्क T इंटू L। अब आइए हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के कितने कंपोनेंट हैं? 2। Fx का टॉर्क बताते हैं, आनंद आ जाएगा। Fx का टॉर्क, Fx को आगे पीछे बढ़ाया, ओहो, Fx को आगे पीछे बढ़ाया, कहां से पास हो रहा है? O से, तो Fx का टॉर्क 0, Fy का, Fy का 0। बोलो, लिखो, सब आ जाएगा। 5 सिचुएशन के बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये तीसरी सिचुएशन आई है। मैं तो एक की बात पे अटका हुआ हूं, फोर्स इनटू लीवर आर्म। बच्चों, फोर्स इनटू लीवर आर्म, क्या है ये लीवर आर्म? लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म, क्या है ये लीवर आर्म? लीवर आर्म का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक पर्यायवाची होते हैं विलोम, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को, जैसे सच, झूठ, सफेद, काला, ये उल्टे अर्थ हैं, इसे कहा जाता है विलोम। एक पर्यायवाची, हाँ, आपको लगता है कि हमारी फिजिक्स कमजोर है? हमारे सारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं। आपको लगता है हम सब समानता का अधिकार रखते हैं, सभी विषयों को एक ही नजर से देखते हैं? आपको लगता है हमारी फिजिक्स कमजोर है? हमारे सारे सब्जेक्ट ही एक जैसे हैं। हिंदी में भी वही हाल है। इसलिए आप ऐसा सोचते हो कि हमारी केवल फिजिक्स ही ऐसी है। हम सब सब्जेक्ट को एक ही दृष्टिकोण से रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई ज्यादा अच्छा कोई खराब, सब एक जैसे। हिंज फोर्स के कंपोनेंट एक ही जगह पे लेंगे, हर केस में 0 हो जाएगा अगर ओ के अबाउट निकालेंगे। अगर सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो आ जाएगा ना? सही है। बढ़े क्या आगे? सिचुएशन नंबर 3 ओके है क्या? चलो सिचुएशन नंबर 4 पे आएंगे। सिचुएशन नंबर 4 पे आएंगे। अभी अपने आप क्लियरिटी आती जाएगी, जबरदस्त वाली। सिचुएशन कठिन से कठिन होती जाएंगी, फिर आपको टॉर्क की फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ सर अब मुझे बातें समझ में आ रही हैं। ये एक लैडर है,
जो ऐसे दो दीवारों पर, एक दीवार है और एक फर्श है, इस तरह से, ये स्मूथ है, ये रफ है, और मुझे इस बिंदु के अबाउट सभी के टॉक चाहिए। आपको नहीं करना, अभी तो 5 सिचुएशन देखनी है आपको। पूरा एनएलएम लगेगा, सारा एनएलएम लगेगा, आराम से धीरे धीरे समझ के सब अच्छा हो जाएगा। ये मेरे सारे कल के न्यूमेरिकल हैं जो मैं आज आपको सिचुएशन में समझा रहा हूं। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, आराम से बिंदास। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छा हम समझना चाहते हैं मन खुश करके। चलिए साहब, सबसे पहले फोर्सेस खेल लेते हैं। सबसे पहले हमारा फोर्स, हम सबका फोर्स mg कहाँ लगेगा? बिल्कुल सेंटर पर। ये पूरी L है तो बिल्कुल बीच में लगा दूं, ये लगा दी आपने mg। कितनी दूरी पर? L/2। बोलो mg ओके है। ये लैडर इस दीवार के साथ संपर्क में है, दीवार इसको क्या देगी? नॉर्मल। दीवार ऐसे है 90 डिग्री पे नॉर्मल, n1। ये जमीन के साथ संपर्क में है, जमीन इसको क्या देगा? नॉर्मल 90 डिग्री पर। नीचे सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन भी लगेगा। सोचिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इमेजिन करिए, घर पर एक सीढ़ी रखिए, अगर आपने सही इंक्लिनेशन पे रखा तो फिसल के कहाँ जाएगी? बाहर। जब ये बाहर फिसलेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर। इमेजिन करिए, हर चीज कल्पनाशील बनना पड़ता है फिजिक्स में, कि सीढ़ी अगर मैं घर पे रखता हूं, अगर मैंने सही एंगल पे रखी तो फिसलते हुए कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसको रोकने का प्रयास करेगा। क्या सारे बल हो गए क्या बच्चे? देख लो सारे बल हो गए। सर उधर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया? वहां देखो स्मूथ है, जो साइड वाली दीवार है वो कैसी है? स्मूथ है, तो वहां कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या सारे बल हो गए? अब मुझे टॉर्क लिखना है, आइए बोर्ड पे देखिए, आएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो मुझे ओ के अबाउट टॉर्क लिखना है। पहले मस्ती से बोर्ड पे देख लें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सर एक mg लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक n1 और एक n2। mg का टॉर्क, f का टॉर्क, n1 का टॉर्क राजा, n2 का टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? याद हो जाएगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। टॉर्क लिखना आ गया, अगले 4 लेक्चर बहुत बढ़िया जाएंगे। मैंने आपको कहा था आज का 1 घंटा बड़ा जबरदस्त है। अभी न्यूमेरिकल तो शुरू ही नहीं हुए, अभी तो सिचुएशन आ रही है, अलग 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 परिस्थितियों में आपको टॉर्क लिखना सिखाया जा रहा है। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। सभी बोर्ड पे देखें, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलिए पहले बात करते हैं N2 की। स्टेप वही है, बदलेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। ये मैं आपको 5 मई तक ये स्टेप बोलूंगा, अप्रैल में रिवीजन कराऊंगा तब भी यही वाक्य बोलूंगा, तब आपको और अच्छा लगेगा। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, N2 का चाहिए, N2 को आगे पीछे बढ़ाया। बोलो सही है क्या? क्या N2 O से पास हो गया? ओहो, N2 O से पास हो गया, तो O से दूरी 0। और सोचो F को आगे पीछे बढ़ाओ, तो F भी कहां से पास हो गया? इसका मतलब N2 और F का टॉर्क 0, N2 और F का टॉर्क 0। तो N2 का लिखूंगा N2 इंटू 0, कितना? 0। फ्रिक्शन का लिखूंगा F इंटू 0, 0। पहले 2 काम कर लीजिए। हर सवाल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा, सिचुएशन अलग अलग होती जाएंगी, आप मजबूत 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 होते जाओगे। बताइए N2 और F का टॉर्क कितना हो गया? 0। वाक्य बोलिए क्यों? क्यों?
क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस बिंदु से पास हो रही है। शब्द बोलिए, गप्पे मारने में गला अटकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। यहाँ तो दो वाक्य बोल, फोर्स लाइन पास लाइन टॉप 0, हाँ ऐसे थोड़ी ना चलता है। जब गला वहां नहीं अटकता तो यहाँ क्यों अटक जाता है? पूरा वाक्य बोलना चाहिए ना। मैंने फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। जिस बिंदु के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए, उस बिंदु से उस लाइन ऑफ एक्शन की दूरी 0 है, इसलिए टॉर्क क्या है? 0। इतना स्पष्ट बोलना आना चाहिए, तब फिजिक्स में मजा आएगा पढ़ने। तो 2 तो 0 हो गए। अब मजे आएंगे mg के। मैं उसमें नहीं कर रहा घसड़ पसड़, क्योंकि समझना जरूरी है, तो थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं की जाए। मैंने mg के लिए चित्र अलग से बना लिया। ये देखो mg, अलग से चित्र बना लिया क्योंकि कठिन है ना, समझाना चाहते हैं आपको। देखो चलो सभी लोग बोर्ड पर, फिर आप बनाना बगैर देखे। mg और ये o, दो टारगेट हैं। किसका टॉर्क चाहिए? mg, तो mg दिखना चाहिए था। किसके अबाउट चाहिए? o के अबाउट। देखो दोनों दिख रहे हैं। चित्र अलग क्यों बना लिया? बताओ कारण। ताकि अच्छा समझ में आए। हर बात का कारण बताओ। अलग चित्र क्यों? ज्यादा मेहनत क्यों? ताकि बढ़िया समझ में आए, अलग बना लिया। बताओ तरीका बताओ। mg को आगे पीछे बढ़ाया, बोलो हाँ है। o से परपेंडिकुलर दूरी कहां डालूं लाइन? नहीं सर, उस लाइन पर ये ऐसे डाल दूं। कहा ये परपेंडिकुलर कहां हुआ? परपेंडिकुलर ये वाला, ये देख परपेंडिकुलर। गलत शब्द करेंगे तभी तो आएगा। अब मुझे ये दूरी चाहिए। अब देख कैसे आएगी। ये दूरी l/2 है, l/2 का थीटा से चिपका हुआ l/2 cos। तो बताओ mg के लिए लीवर आर्म कितनी? l/2 cos थीटा। mg का लीवर आर्म mg इंटू l/2 cos थीटा। ओके, अलग चित्र बनाओ। जितना ज्यादा फोकस करो कि सर मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं। सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। नीट सिलेक्शन रैंक ये मत सोचिए, इससे परेशान नहीं होना है। अपन को तो धीरे धीरे सब्जेक्ट इंप्रूव करना है। मजा आए, एंजॉय करें, सवाल करते समय, क्वेश्चन करते समय चीजों को सीखने का मन करे, वो करना चाहिए। तो मजा आएगा पढ़ने का। बोझ लेके नहीं पढ़ना है, खुश रहते हुए सीखना है। यार अपने यहाँ टॉक लिखना सीख गए यार, अलग अलग परिस्थिति में कैसा भी प्रश्न आए, मुझे तो टॉक लिखना आना चाहिए। बोल mg का क्लियर हुआ। अब बता बच्चे किसका बच गया? n1 का। ये भी कितनी खुशी की बात है। अपन ये पता लगा पा रहे हैं, कुल 4 लिख लिए थे, 3 का हो गया, तो बच्चा किसका? n। कितनी अच्छी बात है। अपन ये पता लगा पा रहे हैं, अब सर n1 का ही लिखेंगे, बड़ी बात है। चलो अब n1 का, ये n1 हो गया, ये o हो गया। जूम का उपयोग करें, पैसा दिया है बोर्ड का। ये देखो ये n1। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। पहला स्टेप बोलो, पहला स्टेप, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। अब तो एक साथ बोल जाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। ये फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, बच्चे से क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किस बिंदु से चाहिए? ओ से परपेंडिकुलर, ओ से परपेंडिकुलर कट। ये देखिए क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है। अब मुझे ये दूरी कोई दे दो, ये दूरी कोई दे दो। तो देखो ये एल, एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस, इधर वाला एल साइन। तो बता दो ये एल साइन है तो ये भी। तो बताओ इसकी लीवर आर्म कितनी? एल साइन। खत्म। सब बनेंगे, कहीं कोई नहीं अटकेगा सवाल। एकदम फंडामेंटल से पढ़ो चीजों को। जितना फंडामेंटल से पढ़ोगे उतना मस्त होता जाएगा। बोलो क्लियर है? तो n1 का टॉर्क
सही है क्या? अब एक बात सीखना यही, वैसे तो आगे आएगा पर हम थोड़े बड़े हैं, खूब महीने से मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो शर्तें होती हैं। जब एनएलएम में पढ़ते थे तो बोलते थे नेट फोर्स जीरो, आज कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क जीरो होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम, और दोनों जीरो हो तो उसे बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी, ये देखिए टीवी है, अगर ये टंगा हुआ है, रेस्ट में है, तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। अब आप देखना, मजे लीजिएगा। फोर्स जीरो करने हैं, फोर्स ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैलेंस सीखना। mg कहां? नीचे। n2, तो पहली शर्त mg बराबर n2, पहला स्टेप। देखते जाएं, मस्त मजा आएगा। आगे पीछे, आगे n1, पीछे तो F बराबर n1। ये तो क्या बैलेंस होए? फोर्स। अब करते हैं टॉर्क को बैलेंस। कितने टॉर्क हैं? केवल दो, तो इन दोनों को इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा। सोचो, इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा, तभी तो बॉडी किस में आएगी? रेस्ट में। तो बताओ, mg L/2 cos थीटा must be balance out by n1 into L sin। सॉल्व कर बाद में देखेंगे, अभी तो एक टूटा फूटा सीख रहे हैं। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। ये टॉर्क बराबर क्यों कर दिए? क्यों बराबर कर दिए बताइए? क्योंकि नेट टॉर्क को क्या करना था? जीरो। दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अभी ऐसे ही सिखाया है, कल आएगा टॉपिक वैसे तो इक्विलिब्रियम। अभी ऐसे ही जानकारी दे दी थोड़ी बहुत, ताकि खेलना सीख जाए। फोर्सेस बैलेंस कर रहा, फोर्सेस कैसे बैलेंस करा? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। सर अगर ये तो दो टॉर्क थे, अगर तीन टॉर्क हो जाते तो? फिर अभी सिखाऊंगा, तीन टॉर्क होंगे तो डायरेक्शन देखेंगे, जो दोनों क्लॉकवाइज होंगे वो जुड़ जाएंगे। वो किसके बराबर करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहां मैंने डायरेक्शन क्यों नहीं सोची? दो ही थे, बॉडी रेस्ट में थी, तो इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट तो होना ही। हर बार दो हो ये कोई जरूरी, हो सकता है चार हो जाएं, पांच हो जाएं, तब फिर मुझे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कौन से टॉर्क जुड़ेंगे और कौन से टॉर्क घटेंगे। नहीं आई समझ बात? करें क्या अगला? सिचुएशन नंबर 5 आओ। बढ़े आगे। अच्छा, सॉलिड। एक बॉडी है जिस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एन एम जी ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे आपको टॉर्क लिखना सिखाना है।
चलो देखो आराम से बिंदास। सबसे पहले क्या करो यार, mg मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे mg रटा हुआ है। इधर वाला क्या होता है, mg साइन थीटा, और इधर वाला mg cos थीटा। ये मेरी NLM की जानकारी थी और मैंने इस mg को चुपचाप से काट दिया, mg साइन और mg cos। अब मजे आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं ओ के अबाउट टॉक लिखना चाहता हूं। किसके अबाउट, ओ के अबाउट। सभी लोग बोर्ड पे देखना, मस्त एंजॉय करना, मजा आ जाएगा। अब थोड़े बड़े हो गए, बड़े होके क्या हुआ सर, काफी लोगों का टॉर्क जीरो है सर। देखो कैसे, थोड़े बड़े बनो सर। फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन को आगे पीछे बढ़ाओ, भाई साहब ओ से पास हो गए। mg cos को आगे पीछे बढ़ाओ, भाई साहब ओ से पास हो गए। नॉर्मल को आगे पीछे बढ़ाओ, भैया ये भी ओ से पास हो गए। केवल कौन बचा, mg साइन। बाकी आप अपनी सोच से देखो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, बिंदु ओ से पास हो रहा है, mg cos भी ओ से पास हो रहा है, नॉर्मल भी ओ से पास हो रहा है। केवल कौन बचेगा, mg साइन। इसको आगे पीछे बढ़ाया, ओ से दूरी, ये बताइए आर। क्या मस्त सवाल है, आप देखिए। तीन तो चुटकियों में ही खत्म हो गए। mg cos, mg mg cos फ्रिक्शन और नॉर्मल लिखना, mg cos फ्रिक्शन और नॉर्मल, इन सभी का टॉर्क जीरो, क्योंकि ये तीनों कहां से पास हो रहे हैं, ओ से। इन तीनों का टॉर्क जीरो। मैंने एक भी सवाल में वाक्य नहीं बदला, वाक्य वो ही बोल रहा हूं। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, जिस बिंदु के अबाउट टॉर्क चाहिए उसको ध्यान पूर्वक देखो, और वहां से परपेंडिकुलर दूरी, ये तीनों फोर्स वहीं से पास हो गए, इसलिए बच्चे इनका टॉर्क क्या हो गया, जीरो। अब कौन बचा बताइए, mg साइन। तो mg साइन थीटा का टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए, फोर्स इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म फोर्स, mg साइन थीटा, लीवर आर्म। ये आंसर। एक मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 सिचुएशन मैंने आपको कहा था, पांचों सिचुएशन देखिए। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने केवल आपको लीवर आर्म की फीलिंग दिलाई है। अलग अलग केस में लीवर आर्म कैसे लिखा जाता है। 4 दिन इससे चिपक के चलना है अपन को। एक मिनट रिलैक्स, पानी वानी पी लें, इधर उधर देख लें। आ रहे हैं, चल प्रोसेस चल रहा है। हाँ नहीं नहीं, बीज बीज डाल दिए गए, खाद वाद सब सही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वादा पूरा किया जाएगा, समोसा खिलाया जाएगा आपको। अभी तो आलू तो आ जाएगा, फिर मसाले भी सारे तैयार होंगे। हाँ, आपको बिल्कुल हाइजेनिक एकदम प्योर। हाँ, सारे मसाले तैयार होंगे पहले। हाँ, समय लगेगा थोड़ा सा।
मसाले के लिए पहले खेत खरीदे जाएंगे। हाँ, अभी चल रहा है सर्वे। चलिए बढ़े आगे। चलो 2-3 सिचुएशन और पढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 6, थोड़ा और अच्छा समझ में आए, थोड़ा सा बोनस। अभी क्या ये चैप्टर क्या बढ़िया है, संवेदनशील है, थोड़ा सा इसको पुचकार के पढ़ाना जरूरी होता है। अभी ऐसा तेज नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि क्या इससे हमारी वैसी पुरानी फीलिंग जुड़ी हुई है ना, कि कितना चैप्टर अच्छा समझ में आया था हमें पहले सालों में, है ना। अभी सर ने और तेज भगा दिया तो सांस उखड़ सकती है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई अस्थमा नहीं हो और साथ साथ अपन इसको पढ़ते रहें। अब अगला देखिए, एक मेरे पास पुली है जो कि हिंज था, आपने रोक दिया, ये धागा लपेट दिया और धागा आपने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब आप इमेजिन करिएगा, ये इसकी रेडियस है r। अगर आप इस धागे को पकड़कर खींचो तो बताइए क्या पुली घूमेगी या नहीं घूमेगी। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आपने पुली ली है ना, या कोई अपने जो गिट्टक आती है उस गिट्टक को समझ लीजिए, जो गिट्टी नहीं होती जो सुई धागे वाली, क्या बोलते हैं इसको, गिट्टी बोलते हैं, रील जो भी बोलते हैं, समझ गए आप, है ना। उसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये अपनी वो चरखी जो पंखे वाली है ना, तो उस पे धागा ऐसे लटका दीजिए, दोनों होल्ड पकड़ लीजिए। अगर आप उस धागे को खींचोगे तो क्या होगा, वो घूमेगा। अब आज अच्छे शब्द बोल लो, वो टेंशन से नहीं घूम रहा, टेंशन के द्वारा पैदा किए गए टॉर्क से घूम रहा है। वाक्य तो वही है राजा, जिस प्रकार चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, घुमाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर्क कौन दे रहा है, टेंशन। पता है mg नहीं दे रहा, पुली का मास m है। अब आप देखना mg तो इसके सेंटर पे लगेगा, ये रहा mg। अब आप देखना O के अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है, क्या mg दे सकता है क्या, क्यों नहीं दे सकता। mg का टॉर्क कितना है, क्यों 0 है बताइए। mg को आगे पीछे बढ़ाया तो mg का टॉर्क 0। टेंशन का टॉर्क है क्या, हाँ है, टेंशन का टॉर्क है। कैसे, वही तरीका, टेंशन को आगे पीछे बढ़ाया, ओ से परपेंडिकुलर दूरी तो टेंशन का टॉर्क, टेंशन इंटू लीवर, तो क्या आ जाएगा T इंटू R। करते चलो। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो आपको फील करा रही हैं कि हाँ सर वो रील गिट्टी, उसमें से धागे को लटका दिया है ना, उस रील की गिट्टी को किसी पेन में फंसा दो, पेन को पकड़ लो। अब आप उस धागे को अगर खींचोगे तो गिट्टी क्या करेगी, घूमेगी। घूमना, घूमना मतलब क्या चाहिए, टॉर्क। कौन टॉर्क दे रहा है, टेंशन। तो टी का टॉर्क होगा टॉ बराबर टी इंटू आर। अब देखना कुछ कमाल, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम सब ने पढ़ा हुआ है, F बराबर dp बाई dt, या इसी को बाद में लिख देते थे F बराबर ma। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है ट्रांसलेटरी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में। अब सोचिए रोटेशनल मोशन में खुद बदलिए, मजा आएगा। फोर्स नहीं टॉर्क, फोर्स नहीं टॉर्क, याद करिए। मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए नहीं, अल्फा, ए नहीं, अल्फा, क्योंकि वहां जो एक्सलेशन होता था, यहाँ
एंगुलर एक्सिलरेशन, टॉ बराबर आई अल्फा, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेटरी मोशन, जिस प्रकार कितना फेमस था F बराबर ma, उसी प्रकार टॉ बराबर आई अल्फा। अब आपके पास कहानी आनी चाहिए, जैसे मैंने इस कुर्सी पर फोर्स लगाया, स्टेप 1, फोर्स लगाने से क्या पैदा होता है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन के कारण वो ब्लॉक क्या होने लगा? चलने लगा। v बराबर u प्लस ए टी, उसके पास क्या आ गई? वेलोसिटी। t टाइम दोगे तो कुछ दूरी कवर कर लेगा। सेम कहानी यहां बोलिए, पंखा रुका हुआ है, आपने एक डंडे से पंखड़ी पे मारा, तो बोलिए क्या पैदा हुआ? टॉर्क। टॉर्क की वजह से वो घूमा, तो टॉ बराबर आई अल्फा, उसमें क्या पैदा आया? अल्फा। बोले तो एंगुलर एक्सिलरेशन। अगर आप टी समय दे दोगे तो उसका थीटा आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगा दोगे? वही थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बशर्ते अल्फा कांस्टेंट हो। वो आपसे पूछे टी समय बाद पंखे की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब टॉर्क के बारे में और फीलिंग सुनिए, वो तो था छोटे बच्चे के लिए, चलाने के लिए फोर्स और घुमाने के लिए टॉर्क। अब और अच्छी बात बोलिए, क्योंकि जब न्यूटन सेकंड लॉ आ गया तो यहां और अच्छे शब्द बोलूंगा, पकड़ने की कोशिश करिए। फोर्स क्या था? फोर्स क्या था? फोर्स तीन बातें थी, याद करो। रुकी हुई है तो चलाना है, चल रही है तो रोकना है, सीधी दिशा में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन मोड़नी है। तीनों के लिए क्या चाहिए? बल। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल फंडामेंटल। फोर्स की आवश्यकता कहां है? अगर वस्तु रुकी हुई है तो चलाने के लिए फोर्स चाहिए, रोकने के लिए फोर्स चाहिए, सीधी दिशा में जा रही है तो मोड़ने के लिए फोर्स चाहिए। इन द सेम वे बोलना, रुकी हुई वस्तु को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, पंखा घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए भी टॉर्क चाहिए। टॉर्क, टॉर्क ही चाहिए रोकने के लिए। और मान लो उसकी डायरेक्शन बदलनी है तो भी क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। सेम फीलिंग है। वहां ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, यहां रोटेटरी रोटेटरी मोशन बोलेंगे। घूमना है टॉर्क चाहिए, रोकना है टॉर्क चाहिए। क्या बात सही है क्या? लिखिए टॉ बराबर आई अल्फा। बढ़ें क्या आगे? अगला लिखें। लैग कर रहा है, अच्छा मैं बोलता हूं एक बार। चलें क्या आगे? चलो, तो टॉ बराबर क्या आ गया भाइयों? आई अल्फा। आगे आके आएगा ये। चलिए नेक्स्ट करें। सिचुएशन 6 समझ में आ गई सभी को? बहुत शानदार। चलिए लिखें। पहला क्वेश्चन। अब हम तैयार हो गए हैं क्वेश्चंस के लिए। 1 घंटा हमने अपना बेसिक बनाया, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की फीलिंग समझी, टॉर्क के अपन ने फॉर्मूले देखे। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, पहले 1-2 सवाल कराता हूं। लिखें। अब पार्टिकल
a particle having mass छोटा m is projected at an angle theta with speed छोटा u from ground. Find the torque of force of gravity about projection point when particle, पहला पार्ट, पहला पार्ट लिखिए reaches at highest point, दूसरा पार्ट लिखिए just before striking the ground, सवाल पढ़िए, 2 मिनट लीजिए। देखें चित्र में, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, थोड़ी सी समझ पैदा करें। ये सवाल अधूरे हैं। फाइंड टॉर्क, सवाल कितना बढ़िया, देखो फाइंड टॉर्क, टॉर्क भी किसी फोर्स का होता है ना। तुम इतने सवाल करके आए हो तो इससे क्या समझ पैदा हुई, ये देखो आप, तो इतने क्वेश्चन करके आए हो, क्या समझ पैदा हुई? टॉर्क mg का होता है, नॉर्मल का अलग है, टेंशन का अलग है, फ्रिक्शन का अलग है, टॉर्क अलग अलग है। तो टॉर्क हमेशा किसी फोर्स के लिए होता है। देखो प्रश्न कितना अच्छा है, प्रश्न से फिजिक्स पकड़े, सॉल्यूशन तो एक लाइन का है पर दिमाग डेवलप करना है। टॉर्क किसका? ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब mg का टॉर्क पूछ रहा है। फिर मैंने आपको बताया टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है, नहीं तो दूरी कहां से लाओगे? देखो उसने बोला टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इन शब्दों को थोड़ा पकड़िए ताकि आपको पता चले टॉर्क किसी फोर्स का लिखा जाता है। टॉर्क लिखने के लिए पॉइंट का स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। सर मुझसे डायग्राम ही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं बच्चे, घबरा क्यों रहा है? एक पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका। बच्चे जब भी ऐसा फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। सीधा फेंकते तो स्ट्रेट लाइन होता, पर उसने बोला है थीटा एंगल पे फेंका है। जब भी किसी एंगल पे फेंकते हैं बच्चे तो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पहला पार्ट मजे आएंगे, कहां पहुंच गया? हाईएस्ट पर। चलो mg बताओ, mg नीचे। अब कहानी शुरू होगी, देखना मजा आएगा। पिछले 6 सिचुएशन का वास्ता है, 1 घंटे की मेहनत। mg का टॉर्क चाहिए, mg को आगे पीछे बढ़ाया, स्टेप नंबर 1। किस बिंदु के अबाउट चाहिए? ओ के अबाउट, ओ से दूरी
परपेंडिकुलर दूरी। अरे सर ये तो पूरी रेंज होती है, ये r/2 खत्म। तो बताइए पहले पार्ट का आंसर, टॉर्क ऑफ mg फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स mg लीवर आर्म r/2 खत्म। इतना ही आसान है बेटे राजा। टॉ mg फोर्स इनटू लीवर आर्म। ये कब है? जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर। पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट, दूसरा समझ में आया? जब वो धरती पर स्ट्राइक कर रहा है यहां पर, तो बताइए mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा। तरीका अब तो इतनी बार बोल दिया, तरीका क्या है बोलो? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। हर बच्चा कर सकता है, सभी को सीखना है। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, ओके। बिंदु ओ से पूछा, ओ से परपेंडिकुलर डाला। अरे बोलो ठीक है क्या? सबने बोला ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये दूरी बताओ ये दूरी r। तो बताओ परपेंडिकुलर दूरी कितनी? r। तो बताओ टॉर्क ऑफ mg फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स बताओ mg, लीवर आर्म r। उत्तर बताओ mgr। और चाहो तो r, अभी तुम्हें r याद नहीं है, कोने में r लिख दो, u स्क्वायर रेंज बता रखी है वैसे मैंने, कॉलिजन में किसी सवालों में बताई थी रेंज। बोलिए। करें? अब थोड़ा सा बात करें वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क पे। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म r क्रॉस f। अब चूंकि ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई क्या रही होगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? देखें, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या लगाते हैं? राइट हैंड रूल। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी 7-8 बार और सिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे ये कोई रॉड है F, फोर्स आप लगा रहे हो, O के अबाउट आपको क्या चाहिए? टॉर्क। तो आपने जो अभी पढ़ा कि हाँ भाई फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर दूरी निकालो, वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। अब मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मुझे आर वेक्टर बनाना है। व्हाट इज आर? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इसको इससे मिला दिया। ये बताइए ये क्या कहलाएगा? आर वेक्टर। क्या कहलाएगा? आर वेक्टर। अब सीधा हाथ लें, पहला कौन है? आर। आर पे कराटे मारिए, आर से एफ, आर से एफ। बताइए अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर। टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। उंगलियां जो बताएंगी वो बताएंगी कि बॉडी घूम कैसे रही है। टॉर्क की दिशा तो आ गई इनवर्ड आउटवर्ड। उंगलियां देखो, उंगलियां, उंगलियां कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज।
इसका मतलब इसकी वजह से ये रॉड कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। और शायद आप फील भी कर सकते हैं, देखिए आप लगाओगे तो ये नीचे घुमाएगा, राइट हैंड से सब आएगा। उंगलियां बताएंगी सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। अंगूठा बता रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस बताइए कहाँ आएगी, इनवर्ड। 5-6 बार करेंगे तब आएगा, एकदम से नहीं आएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। मान लो ये R है, ये F है। पहले तो हमेशा ध्यान रखिए दोनों वेक्टर के क्या मिलने चाहिए, टेल्स, तभी अच्छा रहेगा। ये R है, ये F है, ये R है, ये F है, ये R है, ये F है। चलो सीधा हाथ लगाइए, मस्त बिंदास, कहीं टेंशन नहीं होगी। बताइए हाथ कहाँ रखना है, आर पे। कराटे मारने, कराटे समझते हैं, कराटे में क्या हाथ आड़ा जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं कराटे, ऐसा नहीं होता है तो चांटा होता है, ये कराटा। इस तरह से आड़ा रखना है हाथ, किस पे रखना है, आर पे, आर पे। ये देखिए आर, ये आर पे रखा हाथ, ठीक है। अब आर से कहां घूमना है, एफ पे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसमें तो उंगलियां टूट जाएंगी, तो आराम से, तो ऐसे तो नहीं घूम रहा, उल्टा कर दीजिए, उल्टा। अब बताइए आर से एफ, अंगूठा कहां, अंदर, टॉर्क आएगा क्रॉस, इनवर्ट। वापस देखिए 3-4 बार करेंगे आ जाएगा। आर से एफ, ये देखिए कराटे किस पे मारे, आर पे, आर पे कराटे, आर से एफ, आर से एफ, आउटवर्ड। देखते रहेंगे तो नहीं आएगा, लगाना पड़ेगा हाथ। अपन कोई पोलियोग्रस्त थोड़ी ना है, ना अपने हाथ में है ना पैर में पोलियो है, अपन अपने हाथ यूज कर सकते हैं। देखिए आइए बोर्ड पे देखिए, आर से एफ, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा तो उल्टा कर दीजिए, आर से एफ, कहा, इनवर्ड, टॉर्क इनवर्ड। इसमें बताइए आर से एफ, आर से एफ, इनवर्ड। डायग्राम बना लीजिए। तो पहला वेक्टर कौन, आर, आर क्रॉस एफ। अब आपको क्रॉस निकालना भी सिखाऊंगा। आपको याद हो तो हम वेक्टर में लिखना सीखते थे, कैसे लिखते थे, वो डिटरमिनेंट वाला याद है, वो सीखेंगे। कल ELP1 डिस्कस करूंगा, ELP1 करके लाइएगा, कई ने कर भी ली होगी। जो जो सवाल अटके हुए हैं उनको फिर से अटेम्प्ट करें, तभी सीखेंगे, मजा तभी आएगा। अटके हुए जो पढ़े हैं, किसी से ELP1 पूरी हो गई क्या, 100%, कोई करेक्शन, सारे आगे आंसर, चलो बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन बढ़ गए क्या, ELP के मॉड्यूल के बढ़ गए, ELP के भी आ जाएंगे। बढ़े आगे, चलो जैसे चलो
अब सवाल करते हैं कुछ नीट के, ये बढ़िया सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। 1,2 पे फोर्स लग रहा है, फोर्स दे रखा है और आपसे पूछा है टॉर्क बताइए अबाउट ओ। हमेशा ये बात जरूरी होती है, टॉर्क किसके अबाउट लिखा जाएगा, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। यहां आपका वो तरीका फेल हो जाएगा, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। फोर्स 3 डायमेंशन में देखो आप, आई भी है, जे भी है, के भी है। तो जैसे ही आपको दिख गया कि वेक्टर फॉर्म है, इसका मतलब अपने तो आर क्रॉस एफ लगाना है, आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ के लिए बच्चे क्या क्या चाहिए, तो खुद बता। एक मुझे एफ वेक्टर चाहिए और एक आर वेक्टर चाहिए। प्रश्न में तो एफ वेक्टर तो दे ही रखा है, तो मुझे अब क्या निकालना है, आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालना है, बहुत सरल है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन 1,2 की किसके अबाउट पूछिए, अबाउट हो, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर लिख सकते हैं, क्या होगा बताइए, कोशिश करिए। 1i प्लस 2j किसके अबाउट, ओरिजिन, तो 0i 0j, ये पोजीशन वेक्टर। ये क्या लिखा, जहां फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स लग रहा है उसका, ये क्या लिखा, जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। आर वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो अच्छा है, ओरिजिन के अबाउट ही पूछा है, तो 1,2 का पोजीशन वेक्टर हर बच्चा लिख सकता है, पहला आई है और दूसरा जे। ये माइनस क्यों किया बताइए, किसके अबाउट, वो दूरी चाहिए, वो दूरी चाहिए वेक्टर फॉर्म में, जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई बताएगा 0 0 क्यों लिखा, क्योंकि अपन को अबाउट ओरिजिन चाहिए। अभी मैं अगला सवाल कराऊंगा कल, वो कराऊंगा अबाउट 3,5, तो पता यहां क्या आ जाएगा, 3i प्लस 5j। तो आपको ये ध्यान रखना है, आर वेक्टर जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। कितना आएगा आर वेक्टर बताइए, 1i प्लस 2j, 0 0 से तो वही आ जाएगा। बढ़ू आगे, अब टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, आर कितना आया बताइए, 1i प्लस 2j, एफ कितना दे रखा था बताइए, 2i माइनस j प्लस 3। अब थोड़ी सी बहुत पुरानी बात शायद याद आ जाए, ये जून जुलाई की बातें हैं। ये दो डंडी खींची, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट, सबसे ऊपर आई जे के, फिर पहला वेक्टर आर, तो आर के कॉफिशिएंट 1, जे का 2, के 0, फिर एफ 2 माइनस 1 3, याद आया। फिर और याद आया भूली, आई दो डंडे, माइनस जे दो डंडे, फिर के दो डंडे, याद आ रहा है। फिर हम क्या करते थे, आई को छुपाते थे, आई को छिपाओ, बताओ क्या बचा, 2 0 माइनस 1 3। आज पढ़िएगा इसको, डिटरमिनेंट है ये। फिर जे को छिपाइए, जे छिपेगा, बताओ क्या बचेगा, 1 0 2 3। के को छुपाइए, 1 2 2 माइनस 1। साइन अल्टरनेट आते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट खोलना। क्या आपने हमें पढ़ाया है, हमें तो नया नया लग रहा है, वेक्टर में पढ़ाया है, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको खोलना आता है, कैसे खोलेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होता है, याद करिए, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, बताइए कितना, 6, फिर एक माइनस आता है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये हमेशा आता है, फिर -1 इंटू 0 0 माइनस जे, ये वाला 3 माइनस 0 -1, ये वाला माइनस हमेशा आता है फॉर्मूले का, पहले ये मल्टीप्लाई होता है 4, तो टॉर्क आ गया
6i माइनस 3j। नीट में 2 से 3 बार आया हुआ है, रिपीटेड प्रोफाइल है। कल भी आते ही एक बार और कराऊंगा कैसे टॉक निकालते हैं, घर जाके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? तो आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज केवल इंट्रोडक्शन दिया कि भाई टॉर्क होता क्या है, टॉर्क की फीलिंग बताई आपको, टॉर्क किस तरह से निकाला जाता है वो समझाया। कल पूरे दिन 1.5 घंटा क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल, केवल न्यूमेरिकल। फिर दूंगा आपको ईएलपी का होमवर्क। आज आपका काम है ईएलपी 1 और ईएलपी 2 रोटेशनल मोशन की, वो कर लीजिए। ठीक है, उसके जो डाउट हैं वो संभाल के रखिए, घर पर फिर से करिए, ताकि जब क्लास में डिस्कस हो तो हम उसको पूछ सकें। धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार चैट पे बता दो कहाँ मॉड्यूल, कहाँ ऑनलाइन में किस लिंक पर मिलता है, ताकि सब बच्चे डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन कहीं लिंक होता है ना जहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स पर, नोट्स पे, हाँ। तो कोई एक बच्चा टाइप करके बता दो भाई। अनअकैडमी के ऐप में कोई नोट्स का सेक्शन होता है, वहां से जाके डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और पीछे करूं? ये ठीक है, मैं लिख दूं तेरी कॉपी में? हाँ, आउटसाइड द बॉडी होगा ना भाई, आउटसाइड होगा तभी तो सारे रोटेशनल मोशन करेंगे। अगर यहीं से पास हो गया तो ये वाले जो पार्टिकल हैं उनका तो रेडियस 0 हो जाएगा ना, है ना? ऑनलाइन कैसे, तू कैसे मान रही है बता तो? 2 रॉड हैं जो क्रॉस बना रही हैं, तो इसके अलावा कोई बना सकती है क्या? अगर मैं L/2 और L/2 के ऐसे 4 रॉड मानूं, और 4 रॉड का है, 2 है ना वो, तो कैसे मानेगी 4? तो सर मैं अगर इसको L/2 लेकर करूं तो 4 ऐसे ये L/2 काय को कर रही है? चल जब ये कोने वाला याद ही है, 2 रॉड हैं, ये सेंटर है, सेंटर से आंसर क्या होता है? m²/12, उसका भी m²/12। 4 क्यों कर दो फिर? तो ये ऐसी ऐसी 12 रॉड मान सॉलिड। नॉर्मल क्या? तो सब पूछ। जैसे अपन लोग लैमिना बनाते हैं ना, हाँ, सारी रोड से बनता है ना, तो मतलब अगर 4 रॉड दिए तो इसको तो हम लैमिना काउंट नहीं करते ना, ना 4 रॉड से। सर क्वेश्चन में पूछा था डायगोनली जाता है, तो डायगोनली में हम कैसे करेंगे? मतलब इसको रॉड को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे? 4 रॉड है, हाँ सर, उसमें से बोला है कि डायगोनली में जा रहा है, तो हाँ हाँ निकाल सकते हैं ना। ये 4 रॉड है, इसका याद है m²/12। फिर यहाँ निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, निकाला था। अब डायगोनल पे पूछा है, ये डायगोनल पहला, ये दूसरा डायगोनल और ये तीसरा। अब बताओ कौन से 2 जुड़ेंगे? I1 I2 जोड़ेंगे, 1 और 2 तो बराबर होंगे, 3 तुझे पता है, आ जाएगा डायगोनल। In vertical circle radius, at what point the path of particle may tension equal to 0?
क्यों समझ नहीं आ रहा? कहाँ जीरो हो सकता है बता? कंपोनेंट करके करेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं ना, mg और t। नहीं, टेंशन तो जीरो कहाँ हो सकता है? क्या आंसर दिया इसने? लोएस्ट पॉइंट दिया हुआ है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर सर लेंगे तो टेंशन और मतलब वो बैलेंस हो करके तो हो सकता है ना। हाँ सही बात है। हाँ, तो वही तो इसीलिए मतलब ये दो पॉइंट समझ में नहीं आया। लोएस्ट मतलब ये तो समझ गए कि लोएस्ट पॉइंट पे होगा, लेकिन एट एनी पॉइंट पे भी तो हो सकता है। सही बात है, सही बात है। सर और हाईएस्ट पॉइंट पे mg प्लस mg प्लस mg बैलेंस भी तो कर सकता है, एट एनी पॉइंट पे भी तो बैलेंस कर सकता है। बैलेंस नहीं होता है बेटा, वो दोनों मिलकर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस थोड़ी ना होता है। जैसे यहाँ टी लग रहा है, यहाँ एम लग रहा है, ये बैलेंस थोड़ी ना हो रहे हैं, बैलेंस थोड़ी ना होते हैं। इसे बोलते हैं टी माइनस एम जी विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा होता है। आई बात समझ में? अभी क्लास में बता देंगे, कल आ जाएगा। ये ऐसे कोई ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि टी और एम जी बैलेंस हो गया। हाँ mg इधर आता है, ऐसा वैल्यू भी हो सकता है कि वो टेंशन पे हाँ हाँ जीरो हो जाए एट एनी पॉइंट। हाँ हाँ, आ जाएगा, अभी कल बता देंगे ऐसा केस। ये बैंकिंग ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बनाए हैं, लेकिन भाई इसमें तो क्या है, 10% बढ़ानी है। मतलब बी का 10% बढ़ेगा तो मतलब ये वाले फॉर्मूले से सही तो किया है तूने। सही किया। हाँ, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर, तो v1 बाई v2 बराबर r1 बाई r2। पहले था v था तो 11v बाई 10। अब 10% बढ़ा देगी तो 1.1 v हो जाएगा। सही है। और पहले r कितना था? 20। बाद में अब तो मैथ्स करनी है। आ रहा होगा इससे आंसर तो? हाँ, आंसर आ रहा था, बस सही है। ये करना था कि सही है कि नहीं तो पासिंग थ्रू m1 होना चाहिए ना। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कौन सी है? तो m1 इधर होगा ना। क्या रे, two charged particles of mass m and 2 and placed at a distance d apart on a smooth horizontal table. ठीक है। Because of their mutual attraction, they move towards each other and collide. ठीक है, तो कहाँ कोलाइड करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास निकाल ले। सेंटर ऑफ मास पे कैसे कोलाइड करते हैं? मतलब ये कैसे पता कि सेंटर ऑफ मास पे इसलिए कोलाइड करेंगे क्योंकि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स की वजह से आ रहे हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास तो कभी हिलेगा ही नहीं। जब सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं तो उनका जो हमेशा कोलिजन होता है वो कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ मास पे। अब सेंटर ऑफ मास निकालना, इससे दूरी निकाल ले, कितनी दूरी होगी? इससे चाहिए तो ये वाला लेंगे, 2m इंटू डी अपॉन m प्लस 2m। तो 2d बाई 3 फ्रॉम m और d बाई 3 फ्रॉम 2d बाई 3 फ्रॉम m और d बाई 3 फ्रॉम 2m। वेयर विल द कॉलिजन अकर विथ रेस्पेक्ट टू, दोनों आंसर आएंगे भाई इसके तो। बात ऑब्वियस है, 2d बाई फ्रॉम m आएगा तो d बाई 3 फ्रॉम 2m आएगा। हाँ, इसका डायग्राम देना चाहिए, बगैर डायग्राम नहीं हो पाएगा। नहीं आएगा कभी भी, डायग्राम के साथ ही आएगा, नहीं तो आप मन से कहीं भी रख लो, आंसर अलग लगाता जाएगा। अलग को पकड़ लेना कल।